अबे क्या सहीख रहा है तू। ये घर में ही मना काला करने की कोई बात नहीं होती। आप अपना मना बंद कर और चुपचाप बैठकर ड्रंक पी। दूसरा दोस्त, अबे मैं जो ख रहा हूँ वो सही ख रहा हूँ। रको मैं तुम दोनों को कुछ दिखाता हूँ। फिर दूसरे दोस्त ने अपने मोबाइल पर गूगल में कुछ सर्च किया और हम दोनों के सामने कर दिया। जैसे ही हम दोनों ने मोबाइल की स्क्रीन में देखा तो दोनों की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं, क्योंकि उसने जो सर्च किया था, जो पेज ओपन हुआ था, उसमें एक घरेलू कहानी थी। दूसरा दोस्त, अबे अब क्या हुआ? मैंने जो कहा था वो सही ही कहा था। ये नहीं, मैं ताए, अब ये कैसे हो सकता है? फिर दूसरे दोस्त ने इस पेज को आगे किया तो उसमें दूसरी स्टोरी थी। इसी तरह की उसने कई और स्टोरी पंच को ओपन करके दिखाई। सभी स्टोरीज घरेलू थी, जिसे देखने के बाद मेरा दिमाग सुन हो गया और सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठा। अब मेरे जहन में मेरी बहनों को लेकर तरह तरह के अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मेरा शराब का नशा ये सब देखकर गायब हो चुका था। तभी दूसरे दोस्त की आवाज़ से मैं चौंक गया और उसकी तरफ देखने लगा। दूसरा दोस्त, क्यों, क्या हुआ है? तू इतना चुप कैसे हो गया है? अभी तो मेरा खून करने पर तला हुआ था। मेरे दिमाग में उस वक्त वही दोस्तों की बातें और गूगल सर्च पर देखी गई नई ये कहानियां ही घूम रही थीं। कस्ट नंबर 3 ने मेरे दिमाग में उस वक्त वही दोस्तों की बातें और गूगल सर्च पर देखी गई कहानियां ही घूम रही थीं। मैं सोचने लगा, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या कोई भाई बहन आपस में ये काम कर सकते हैं? क्या कोई बाप अपनी बेटी से इस तरह मिल सकता है? क्या कोई माँ अपने बेटे से ये रंगरलियां मना सकती है? यही सब बातें सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुकम्मल मैंने अब अपने दोस्तों के साथ ना बैठना और वहां से निकल गया। जब मैं वहां से निकला तो शाम के 7 बजने वाले थे। वहां से निकलने के बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड नूशी को फ़ोन किया। मैं कहता, हेलो नूशी। हाँ बोलो। मैं, कहाँ है तू? नूशी, घर पर हूँ। मैं थी, जल्दी से मुझे जगह मिलो। नूशी, ये क्या काम है ये तो बताओ। मैं, पहले तुम मिल तो सही फिर बताता हूँ। नूशी, नहीं, पहले काम बताओ तभी मैं मिलूंगी। एक तो दोस्तों की बातों और कहानियों की वजह से मेरा दिमाग पहले ही घूमा हुआ था और ऊपर से नूशी के नखरों ने मेरे गुस्से को और भड़का दिया। आती है अब या मैं ही आ जाऊं तेरे घर? नूशी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं, गुस्सा न हूं तो क्या करूं? यहाँ मेरा मूड खराब है और वहां तो नखरे नहीं छोड़ रही है। अब मेरा गुस्सा और न बढ़ा और जल्दी से मेरी बताई जगह पर पहुंच। नूशी, लेकिन मैं घर में क्या कहूंगी कि कहाँ जा रही हूँ? मैं, वो सब मैं नहीं जानता। अगर आधे घंटे में तू वहां नहीं पहुंची तो? नूशी, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। नूशी से बात करने के बाद मैंने फ़ोन कट किया और नूशी से मिलने अपनी बताई हुई जगह पर जा रहा था, जो मुश्किल से 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। अभी मैं रास्ते में ही था कि मेरे मोबाइल पर नूरी बाजी की कॉल आ गई। मैं, हेलो बाजी। नूरी बाजी, हाँ दानी, कहाँ हो तुम? मैं, बाजी मैं अपने दोस्तों के साथ में हूँ। नूरी बाजी, दोस्तों के साथ क्या कर रहा है? मैं, बस थोड़ा गुपशप हो रही है। नूरी बाजी, आजकल बहुत आवारा होता जा रहा है। घर आ तब तुझे बताती हूँ। इतना कहने के बाद नूरी बाजी ने फ़ोन कट कर दिया। जब मैं अपनी बताई जगह पर पहुंचा तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी देर बाद नूशी भी आ गई थी। नूशी आज किया ही लग रही थी, एकदम पटाखा बन-ठन के आई थी। मैं नूशी को देखकर, जो थोड़ा बहुत होश में था, उसको भी खो बैठा, क्योंकि आज वो एकदम आइटम लग रही थी।
मैं तो उसे देखने के बाद किसी और ही दुनिया में चला गया था। नूशी, हेलो दानी, कहाँ खो गए? मैं हड़बड़ा कर नहीं, कहीं भी तो नहीं। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है। मैं हाँ, नूशी, आज बहुत दिल कर रहा है, तभी तो तुम्हें बुलाया। नूशी, वो तो तुम्हारा रोज ही करता है, लेकिन इतने उतावले तो तुम कभी नहीं थे। मैं हाँ, आज बात ही कुछ ऐसी हुई है कि मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। से नूशी, बताओ क्या बात है? मैं नूशी से लगभग हर बात शेयर करता था, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो भी मुझसे अपनी कुछ बातें शेयर करती थी, लेकिन मेरे जितना नहीं। वो मुझसे 1 साल सीनियर थी, पढ़ाई में भी, लेकिन हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह मेरे साथ पेश आती थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हो गया और हम दोनों बॉय गर्लफ्रेंड बन गए। मैं बताऊंगा, लेकिन पहले काम के बाद। उसके बाद इस वक्त रात के 7:30 बज रहे थे और मैंने जहां नूशी को बुलाया था वो थोड़ा सुनसान इलाका था और शहर से आउटर पड़ता था। मैं अक्सर नूशी को इसी जगह पर बुलाता था। यहाँ पर शाम के बाद लोगों का आना जाना लग भगना के बराबर ही होता था। नूशी, दाम ये रहा आना। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं क्या सा रिस्का रहा है। देख रहा हूं कि तुम दिन बदन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। नूशी, दाद तो साए ना पहला कर। हाँ, तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे तुमको अच्छा लगा ही नहीं। नूशी ने इतना बोलकर अपना मना गुस्से से दूसरी तरफ कर लिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ना ना, इसलिए वो नाराज हो गई। और वैसे भी शायद आप सभी जानते हों कि जब किसी लड़की पर ज़रूरत हावी हो जाती है तो उसको चाहे जितना भी बुरा भला कहो, वो जल्दी बुरा नहीं मानती। लेकिन जब जुनूनियत ख़त्म हो जाती है तो वो हल्के फल्के मजाक से भी नाराज हो जाती है। मैं माके, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझको भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। नूशी, अच्छा हाँ, ये बताओ, आज तुम इतने बेसब्र क्यों हो रहे थे? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आज ऐसी क्या बात हो गई? मैं नूशी की इस बात को टालना चाहता था, क्योंकि रात के लगभग 8:30 हो रहे थे और मुझे घर भी जाना था। और मुझे ये भी मालूम था कि आज घर में मेरी अच्छे से खतरदारी होने वाली है। मैं ऐसे में नहीं नूशी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मन कुछ ज़्यादा ही कर रहा था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। नूशी, मना फुलाकर, अगर नहीं बताना हो तो मत बताओ, लेकिन ऐसे झूठ तो मत बोलो। नूशी के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मेरे दिमाग से दोस्तों वाली सारी बातें निकल गई थी, लेकिन नूशी के बाद छेड़ने के बाद वो सारी बातें मुझे फिर से याद आने लगी। मैंने जब नूशी को नाराज और मना फुलाकर बैठे देखा तो मैंने उसे बताना ही ठीक समझा। देखो नूशी, मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूँ ये बात भी फालतू ही लगती है, लेकिन दोस्तों ने कुछ ऐसा दिखा दिया है जिसकी वजह से ये सच भी लग रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूं, क्या सही है और क्या गलत है, मुझे कुछ समझ में कस नंबर 4 ही नहीं आ रहा है। नूशी, दानी, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है? फिर मैंने नूशी को अपने और अपने दोस्तों के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया और साथ ही दोस्त ने जो मोबाइल पर दिखाया था उसके बारे में भी बताया। नूशी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, नूशी, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है? प्यार मोहब्बत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? नूशी, यही कि जैसे ही तुमने सुना और देखा वो बिल्कुल सही है। आजकल कई घरों में ये सब होता है। मैं तो नहीं। क्या बकवास कर रही हो यार, तुम भी? नूशी, मैं सच कह रही हूं। मेरी जो सहेली है मोना, उसका बॉयफ्रेंड भी अपनी बहन से। मैं कहते ने क्या? मैंने हाँ, मोना ने मुझे खुद बताया है। मैं मत्स्य नकीन है। लेकिन ये सब कैसे? मेरा मतलब है कि मेरी बात बीच में काटकर, नूशी, अच्छा ये सब छोड़ो, टाइम बहुत हो गया है।
अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। कैसे आए हो? तम मैं तो पैदल ही आया हूँ। नूशी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं और नूशी उसकी स्कूटी से मेरे घर की तरफ निकल गए। रास्ते में हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मैं सारे रास्ते उसकी कही बात के बारे में सोचता रहा। नूशी ने मेरे घर से थोड़ी दूर पहले है मुझे उतार दिया और बाय बोलकर वो अपने घर को चली गई। मैं कुछ देर वहीं बाहर खड़ा सोचता रहा, फिर अपने सिर को झटक कर अपने मन को मनाया कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और घर के अंदर चला गया। जब मैं घर के अंदर गया तो रात के 9 बज रहे थे और घर के आस के दूसरे दिन से स्कूल की रूटीन शुरू हो गई। दिन को घर आता और खाना खाकर सो जाता। इसकी रंग रलियां जावेद के घर से आकर कुछ दिन रुक जाती थीं। तीसरे दिन की बात है, शाम हम चाय पी रहे थे कि उम्मी के नंबर पर फैसल की कॉल आई। उम्मी मेरे सामने ही उससे बात करने लगी। हाँ मेरी जान, फैसल कैसे हो यार? कुछ तबीयत ठीक नहीं, पीरियड्स आ रहे हैं, आज नहीं परसों नहा लूंगी। हाँ ओके लो योट्टो मेरी जान, या न ते सनय दाराद हाय। फैसल बोल रहा था लेकिन अम्मी को पेरिड्स चपल रहे थे तो मना कर दिया। हम दोनों माँ बेटे के दरमियान इस रात के बाद कोई बात नहीं हुई थी। काम वाली सुबह आती थी और घर का काम करके 11 बजे चली जाती थी। मेरे स्कूल चल रहा था। 2 दिन बाद नहाई। शाम को फैसल और स्लेम दोनों आए। रात का खाना खा रहे थे हम लोग। जब वो आए, उम्मी ने उनके लिए भी खाना बनाया था। वो दोनों भी हमारे साथ बैठकर खाने लगे। खाना खाकर मैं अपने बेडरूम में चला गया, कहीं मुझे फिर से जलील न होना पड़े। कोई आधे घंटे बाद मैं पानी पीने के लिए बाहर निकला तो ओवन खाली था। किचन में भी सफाई हो चुकी थी, अलबत्ता उम्मी के बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, मतलब इंदर चालू हो चुका था। मैंने कोई ख़ास नोट नहीं लिया और आकर सो गया। एकदम मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं कुछ ही नींद में था। घड़ी पर वक्त देखा तो 10:30 का टाइम था। इस रात के बाद से मैं कमरे को इंदर से लाक करके सोता था। मैंने उठकर पूछा कौन है? बाहर से फैसल की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल। मैंने कहा क्यों? वो बोला सवाल न कर, दरवाज़ा खोल। मैंने दरवाज़ा खोला और पूछा हाँ बोलो क्या बात है? तेरी माँ बुला रही है। मैं उसके साथ उम्मी के बेडरूम में गया, जहाँ उम्मी सलेम के साथ सोफे पर बैठी थी और उम्मी नाइटी में थी। दोनों सिगरेट पी रहे थे। उम्मी ने मुझे देखकर कहा सुनो राहेल, हमारे लिए ज़रा मेडिकल से ले आओ, ख़त्म हो गए हैं। ये दोनों लाना भूल गए। उम्मी ने उठकर अलमारी से पर्स निकाला और मुझे पैसे दिए। मैं बाहर जाने लगा तो पीछे से स्लेम बोला फलीवर्डीन लाना, बनाना वाले जिन पर डार्ट्स बने होते हैं। शाजिया को केले बहुत पसंद हैं। ठीक कहा ना जान मैंने? उसने उम्मी की तरफ देखकर कहा। हाँ जो ये कि रहा है वही लाना, 2 पीकट। ये नई ज़लालत थी। मैंने बाइक निकाली और बाजार पहुंच गया, वहां से लिए और घर आ गया। इंदर आकर उम्मी के कमरे में गया तो सामने मंजर बदला हुआ था। वो दोनों खड़े थे। मुझे देखकर फैसल बोला आ गया तो चल रख दे यहाँ। मैंने वहाँ मेज़ पर रखे और अपने कमरे में आकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। सुबह मामूल के मुताबिक उठा तो उम्मी सूर ही थी, नाइटी पहने। नाश्ता तो मिलना नहीं था। मैं स्कूल बैग उठाकर सकून निकल गया तैयार होकर, और रास्ते में एक होटल से नाश्ता भी कर लिया। मुझे उम्मी ने कहा था कि कोई गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ पहले मेरा मॉड भी था और 1-2 लड़कियों के बारे में सोचा भी, लेकिन अजीब बात थी कि उस रात के बाद ध्यान किया जाता। मैंने पर मूवी भी देखनी छोड़ दी थी। अपने साथ हुई ज्यादती की जितनी तकलीफ, जलत और बेबसी मैंने महसूस की थी, उसके बाद मुझे चुप सी लग गई थी। न सिर्फ घर बल्कि घर से बाहर भी मैं कम ही लोगों से बात करता था। फैसल की दुकान जहाँ से मैं लॉड करवाता था वहाँ भी जाना छोड़ दिया। मुझे मालूम हुआ एक महल्ले के लड़के से कि वो फैसल का कज़न है और यहाँ उन्हीं के घर रहता है और फैसल की दुकान पर ही काम सीख रहा है। स्कूल से घर आया तो उम्मी खाना बना रही थी किचन में। मैं सीधा अपने कमरे में गया, फ्रेश हुआ और मोबाइल पर गेम खेलने लगा। कोई 2 घंटे बाद मैंने खाना खाया और सो गया। शाम को मामूल के मुताबिक उठकर बाहर खेलने निकल गया, जहां से वापसी पर चचा के घर गया उनकी तबीयत का पूछने। खाना वहीं खाया और 10 बजे घर आकर सो गया। उम्मी मेरे घर आते वक्त अपने बेडरूम में किसी से फ़ोन पर लगी हुई थी। मैंने कोई नोट्स नहीं लिया। अब हम एक ही घर में रहते तो थे, लेकिन अजनबियों की तरह बस खाने नाश्ते के वक्त एक मेज़ पर बैठते या फिर कोई काम होता अम्मी की थी।
को तो वो बोल देती, बाकी घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या उम्मी कहाँ जा रही है, मुझे कोई गरज नहीं रही थी। अबू का फ़ोन भी आता तो बात हो जाती पढ़ाई के बारे में। वो उम्मी का ख्याल रखने को कहते। मैं सोचता उनका ख्याल रखने वाले और भी बहुत हैं, लेकिन ये बात कह नहीं सका, और नतीजा बहुत भयानक निकला। अबू को गए 1.5 साल हो गया था। 6 माह बाद सर्दियों में उनको पाकिस्तान आना था, छठी 1 माह के लिए, लेकिन वो आना उनका आखिरी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मेरा उस स्कूल में आखिरी साल था। अगले साल हमारा मैट्रिक का इम्तिहान था, इसलिए मेरी सारी तोजह पढ़ाई पर थी। मैं एक लायक तालिब इल्म नहीं था, लेकिन कमज़ोर भी नहीं कह सकते। लेकिन अब इस हादसे के बाद मैंने सब काम छोड़कर तालीम की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उम्मी के वही मामूलात थे, जब दिल करता फैसल और सुलेम के साथ ग्रुप या अकेले अकेले। अलबत्ता काफ़ी दिन से ना तो जावेद आया और ना ही उम्मी उसके घर गई थी। उम्मी ने मेरा घर में होना ना होना एक समझ लिया था। कई बार मेरे सामने फैसल या सुलेम आया या दोनों आए और उनको गले लगाना या बैठकर बातें करना ठीक ही कहा था। जावेद को उम्मी ने कि राहिल अंधा गोंगा है, न देखता है न सुनता है। बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा थी। बोलने के लिए कुछ था नहीं। बोलता तो वीडियो पूरा मोहल्ला किया, पूरा शहर देखता मेरी। और फिर अच्छा हुआ कि अब किसी ने मुझसे नहीं मंगवाए। अम्मी ने उनको समझा दिया था शायद कि राहिल की सारी अकड़ निकल चुकी है, इसलिए मज़ीद जलील करना छोड़ दो। ताहिम जब कभी इन दोनों का आमना सामना होता, मुझसे तो तंजीही नज़र के साथ देखते, जैसे कह रहे हूँ क्यों बेटा अकड़ निकल गई या अभी है बाकी, कहो तो निकाल दें। दिन रात ऐसे ही गुजर रहे थे। हमारा समर कैंप 1 माह के बाद ख़त्म हो गया और 1 माह की छुट्टियाँ दे दी गईं हमें इंग्लिश में। तो मैंने ट्यूशन लेने का फ़ैसला किया इम्तिहानात तक। हमारे ही स्कूल और क्लास के इंग्लिश के टीचर सर आजाज, जो हमारे महल्ले के ही थे, उन्होंने एक कोचिंग सेंटर बनाया हुआ था घर की पहली मंजिल पर। मैं उनके पास गया और पार्ट टाइम दाखिला ले लिया। ट्यूशन का वक्त शाम 5 से 7 तक का था। मैं अभी वहाँ जाना शुरू हो गया। सर आजाज एक 32 साला जो एक शख्स थे, जो इंग्लिश में मास्टर थे और लैंग्वेज कोर्स भी किया हुआ था। उनके सेंटर में मेरे अलावा महल्ले और स्कूल के काफ़ी लड़के लड़कियां पढ़ते थे। 20 स्टूडेंट्स थे कल, जिनमें 7 लड़कियां थीं। एक लड़की किसी कॉलेज की थी, बाकी सब हमारे स्कूल की थीं। 13 लड़के थे मुझे मिलाकर, जो सब हमारे ही स्कूल के थे, ज़्यादातर तो मैट्रिक के थे। सर आजाज 5.5 फुट से ऊपर के थे। सर की बॉडी काफ़ी टाइट थी। वो जम करते थे। बड़ा सा चेहरा, उस पर घनी मूछें, आंखों पर नज़र का चश्मा, आवाज़ भारी, काफ़ी राबदार शख्सियत थी सर की। उनका रंगत कंदमी थी। सरकसी गांव के थे, जो शहर में पढ़ने आए तो यहाँ ही के होकर रह गए। इनकी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे थे, जो हमारे स्कूल में ही छोटी जमातों में पढ़ते थे। हर मोहल्लेदार होने की वजह से मुझे जानते थे अच्छी तरह। खैर ट्यूशन शुरू हुई। कुछ दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन सर को पढ़ाते मैंने गौर किया कि सर इस लड़की जिसका नाम सबा था और वो किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, अपने पास पढ़ाने के बहाने ज़्यादा देर खड़ा रखते और बहाने बहाने से उसको टच भी करते थे। वो लड़की थी भी खूबसूरत, खुली रंगत, सफ़ेद और गुलाबी कद होगा, कोई 5 फुट 7 इंच, भरा भरा जिस्म। 36 के अगर वो किसी दिन टाइट जीन्स और कर्ती पहनकर आ जाती, तो पीछे की हुआ से जब उसकी कर्ती उड़ती तो उसकी एक एक जगह नमायां दिखाई दे जाती। कई लड़के उसको देखकर आहें भरते। वो भी क्लास में सीनियर होने की वजह से सबकी मैनेटर थी। सबका होमवर्क चेक करना, सिर की आदम में मौजूदगी में क्लास को कंट्रोल करना या कोई सवाल समझा दिया। सिर भी उस पर बहुत मेहरबान थे। उसको अक्सर छुट्टी लेट मिलती और मैंने ये भी देखा कि वो सबसे पहले क्लास में पहुंची होती थी, क्योंकि मेरे तो घर से सिर का घर करीब ही था। तो मैं उस क्लास का दूसरा स्टूडेंट होता जो वक्त पर वहां पहुंच जाता, लेकिन हर बार सबा मुझसे पहले पहुंची होती। शुरू में तो मैंने सोचा शायद दूर से आती है तो इसलिए जल्दी आ जाती है, लेकिन जब सर एजाज का सबा की तरफ रहजान देखा तो मुझे शक हुआ कि हो ना हो कोई तो चक्कर है इन दोनों के बीच। सर एजाज का घर ऐसे बना था कि पहली मंजिल पर वो खुद रहते थे, जबकि दूसरा मंजिल पर एक छोटा सा हाल बनाकर उसको क्लासरूम बनाया हुआ था। दोनों हिस्सों में जाने के लिए अलग अलग गेट भी थे और नीचे वाली मंजिल से भी मेन गेट से अंदर की जानिब से एक छोटा दरवाज़ा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब खुलता था, जिससे गुजरकर सर एजाज ऊपर आते थे। बाकी हम सब सीढ़ियों के बाहर वाले दरवाजे ऊपर अब दरवाजे से ऊपर आते थे। मैंने सोचा उनकी जासूसी की जाए। अब मसला था उनसे पहले ट्यूशन जाने का,
क्योंकि सिर आजाज सेटरियों वाला दरवाज़ा 4:45 खोलता था ताकि स्टूडेंट्स ऊपर आ सकें। इससे पहले तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता था। अगर अंदर से जाता तो उनकी बेगम पूछती अधर से क्यों जा रहे हो। खैर एक दिन मैंने रसक लेने का फ़ैसला कर ही लिया। सावन का मौसम शुरू हो चुका था और बारिश का कोई पता नहीं था कब आ जाए। एक दिन भी मौसम अबर आलोद था। 4 बजे मैं घर से निकला और सिराजाज घर की तरफ चल दिया। सीढ़ियों का बाहर वाला दरवाज़ा हसब मामूल लाक था। अंदर से मैंने सिर आजाज के घर वाला गेट बजाया क्योंकि बारिश में घंटी बजाना खतरे से खाली न था। कुछ देर बाद उनकी बेगम ने दरवाज़ा खोला और पूछा, राहिल तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज है ने बहाना बनाया कि कुछ ज़रूरी सवाल पूछने थे तो जल्दी आ गया। सुर कहाँ हैं? वो बोली अभी कुछ देर पहले ऊपर गए हैं सबा को पढ़ाने। मैं भी अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खोलकर ऊपर चल दिया। उसकी बेगम ने मेन गेट बंद किया और अंदर चली गई। घर बंद किया अंदर के। जब मैं ऊपर पहुंचा तो खामोशी थी। क्लासरूम का दरवाज़ा बंद था। अंदर से किसी कस्म की पढ़ाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे को हल्का साफ किया और अंदर झांका। औ तेरी खैर अंदर सिर आजाज ने सबा को। मज़ीद देखें क़स्त नंबर 9 में। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।